आज मैं रामनारायण सिंह कक्षा 12 भूगोल कक्षा 12 भूगोल खंड ख में जल संसाधन के संबंध में इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं और आज मैं जो 4 प्रकार के रूप हैं इसके वह मैं पढ़ा दिया हूं। इसके बाद यह मैं जल संसाधन में सेकेंड पार्ट पढ़ा रहा हूं, दूसरा बार पढ़ा रहा हूं। जो पढ़ा दिया हूं उसके बाद पढ़ा रहा हूं। अब आप देखिए, चूंकि आप जानते हैं जल संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण जीवनदायिनी है। आज भारत की प्रमुख नदियां जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत की मध्यम श्रेणी की नदियां हैं, उनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इन नदियों का अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। कुछ ऐसी नदियां हैं छोटी जो उनका 2,000 पर किलोमीटर क्षेत्र में उनका अपवाह क्षेत्र है। अब अगला देखिए, मरुस्थली नदियां। जो मरुस्थली नदियां हैं उनका अपवाह क्षेत्र 1,00,000 उनका अपवाह क्षेत्र बहुत कम है, क्योंकि वह मरुस्थली नदियां मरुस्थली भागों में बहकर कुछ दूरी तक जाकर वह मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है। थार के मरुस्थल को छोड़कर अधिकतर भागों में नदियों का जाल बिछा हुआ है। रेगिस्तानी भूभाग को छोड़कर के भारत में नदियों का जो है जाल बिछा हुआ है। जैसे भारत में 121 मुख्य नदियां हैं। भारत में जो मुख्य नदी है वह 121 के लगभग है, जिनके अपवाह का क्षेत्रफल 23.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब यह जो है जो मुख्य नदी है, जो भारत में मुख्य नदियां हैं वह थे। मध्यम श्रेणी की जो नदियां हैं उनका अपवाह क्षेत्र 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और छोटी बड़ी भारत में असंख्य नदियां पाई जाती हैं, उनका अपवाह 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तथा जो मरुस्थलीय नदियों का अपवाह क्षेत्र है वह 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत की अधिकतर नदियां, चाहे वह पहाड़ी क्षेत्र की नदियां हों, चाहे दक्षिणी प्रदेश की नदियां हों, अधिकतर नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर जाकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। लेकिन जो नर्मदा और तापी नदी है वह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है और पश्चिम में जाकर के अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब आप देखिए जल का क्या उपयोग है। जल का उपयोग सांस्कृतिक
के आधुनिकीकरण से जल की मांग बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। यानी हमारे कहने का मतलब संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण आज जल की मांग बढ़ गई है। भारत में जल संसाधनों का उपयोग निरंतर बढ़ भी रहा है। जल के उपयोग कृषि कार्यों में, घरेलू कार्यों में, उद्योगों में तथा बिजली उत्पादन करने में मुख्य रूप से किया जा रहा है। जबकि जनसंख्या के दबाव को देखते हुए निरंतर जो है इसकी वृद्धि बढ़ रही है। निरंतर जल की वृद्धि बढ़ रही है। अब आप देखिए धरातलीय जल संसाधन, ये देखिए धरातलीय जल संसाधन। अब धरातलीय जल संसाधन क्या है? जैसे भारत में वर्षा जब होती है तो वर्षा का जल संरक्षित होता है, भूमि के ऊपरी परत पर होता है, जिससे आप जानते हैं कि उसी से वाटर लेवल भी बना रहता है जमीन का। इस तरह से आप फिर से जान लें, धरातलीय जल संसाधन का स्रोत नदियां, झीलें, तालाब और कुआं तथा अन्य जलाशय से लगाया जाता है। जल का प्रवाह नदी के जल संग्रह क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी जो भी जलाशय हैं उनकी पूर्ति कब बनी रहती है? जब वर्षा होती है तब उनकी पूर्ति होती है, जिससे जो है धरातलीय जल संसाधन बना रहता है। जिस प्रकार गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल संग्रह क्षेत्र विशाल हैं, वहीं देख लीजिए दक्षिणी प्रदेश की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भारत की यानी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी दक्षिणी भारत की नदियां हैं। इनके जल का अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाता है। यानी इनका जो भी जल होता है वह उपयोग में आ जाता है। वही पहाड़ से निकलने वाली, पहाड़ी भूभाग से निकलने वाली जैसे गंगा, जमुना, फिर ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का पानी का कम उपयोग होता है और यह सीधे यानी घूमती हुई जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब भूमिगत जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन। अब देखें भूमिगत जल संसाधन क्या है, किसे कहते हैं? देखिए वर्षा का जल भूतल में, यानी जब बरसात होती है, वर्षा होती है तो उसका जल भूमि में रिसकर भूगर्भ के कठोर शैलों के तल में पहुंच जाता है। जब वह कठोर शैलों में पहुंच जाता है तो तल में एकत्र होता है, उसे भूमिगत जल कहते हैं। यानी जब वर्षा का जल जमीन पर, भूमि पर होती है तो आप ये भी जानते हैं कि मिट्टी के कण अलग अलग होते हैं। जब उसमें रंध्राकाश भी होता है, रंध्राकाश यानी दो यानी मिट्टी के कण आपस में जुटे होते हैं, लेकिन वहां सुराख होता है। रंध्राकाश के द्वारा ये जल निचली सतह, कठोर सतह पर पहुंच जाता है और जिसे निकाल करके प्रयोग में लाया जाता है पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए इत्यादि कार्यों में
सिंचाई करने के लिए इत्यादि कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। तो फिर से सुन लीजिए, वर्षा का जल भूतल में रिसकर भूगर्भ में कठोर चट्टानों या कठोर शैलों के तल में एकत्र हो जाता है, उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। कुल पूर्ति योग्य भौम जल का भंडार 432 घन मीटर है। 432 घन मीटर है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिनों में 46% भौम जल है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है उसमें 46% भूमिगत जल है। पुनः पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भौम जल का अधिक उपयोग होता है। जो पंजाब है, हरियाणा और गुजरात है, इन भूभागों में भूमिगत जल का अधिक उपयोग किया जाता है। अब आप देखिए, जल की मांग और उपयोग। जल की मांग और उपयोग। आज वर्तमान युग में जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, जल का खपत अधिक हो रहा है, तो इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। चाहे वह कृषि कार्य के लिए हो, चाहे उद्योग धंधों के लिए हो, चाहे लघु उद्योग कुटीर उद्योग के लिए हो, यानी जो जल है वह हर जगह प्रयोग में आने वाला पदार्थ है, इसलिए इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप यह भी जानते हो, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और इसका 2/3 जनसंख्या जो भारत है, भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि पर आश्रित है, कृषि में लगे हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र जब हमारा देश हो गया, तो कृषि को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सिंचाई, विद्युत आदि पर ध्यान दिया गया और नहरों का जाल बिछाया गया, जिससे आज पैदावार बढ़ा हुआ है। अब देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद सिंचाई, जल विद्युत निर्माण तथा अन्य उद्देश्यों के पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं चलाई गई, जिससे आज हमारे देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से नहर निकालकर सिंचाई करना, नौकायान, नौका विहार तथा वृक्षारोपण, यानी इससे जो है अनेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, अनेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय योजना चलाई गई। आज निरंतर जो है वह आगे बढ़ रहा है। अब देखेंगे जल संरक्षण या प्रबंधन। यहाँ लिखे हैं जल संरक्षण या प्रबंधन, यानी जल का प्रबंध या संरक्षण कैसे किया जाए। अब देखें, मीठे जल की कमी होती जा रही है। जल, खारीय जल तो सागरों में विद्यमान है, लेकिन जो मीठा जल है जिसका उपयोग हर जीव जंतु करते हैं, उसकी कमी आती जा रही है। जबकि मांग बढ़ रही है, उसकी मांग, मीठे जल की मांग बढ़ रही है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने अमृत तुल्य जल संरक्षण का, जो अमृत तुल्य जल एक संसाधन है, उसका संरक्षण परम आवश्यक है। अगर संरक्षण नहीं किया गया, इसका देख रेख नहीं किया गया,
तो आने वाले दिनों में समस्याएं विकराल उत्पन्न हो सकती हैं। अब आप देखिए, जल प्रदूषण का निवारण। जल प्रदूषण निवारण। जल प्रदूषण का निवारण कैसे किया जा सकता है? जल प्रदूषण वर्तमान जनजीवन की एक गंभीर समस्या है। जो जल प्रदूषण हो रहा है, यानी पशु को जल में नहलाना, गंदे पानी को शुद्ध जल में मिलाना तथा फैक्ट्रियों का पानी, साथ साथ कूड़े करकट जल में विसर्जित करना, फेंकना, यह सब जो है जल प्रदूषण का एक कारण बन रहा है। इसकी समस्या गंभीर होती जा रही है। जल संसाधन का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। आप जानते हैं, अनुमान लगाइए कि क्यों पर्वतीय तथा कम जनसंख्या क्षेत्रों वाले भूभागों की जल की गुणवत्ता अधिक होती है, और वहीं चले जाएं शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में, जहां जनसंख्या अधिक घनी बसी हुई है, वहां का जल प्रदूषित हो चुका है। आज आप देखे होंगे, कोई भी शहर है, बड़ा शहर, तो लोग घर का पानी नहीं पीते, बाटल का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। यानी अधिक जनसंख्या के दबाव से वह बहुत गहराई तक जमीन में वह शुद्ध पानी गंदा हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, जिससे शहरों में परेशानियां हो रही हैं। उर्वरक, कीटनाशक, दूषित जल, मल, औद्योगिक विषैले जल के मिश्रण से नदियों का जल प्रदूषण से पड़ रहा है। यानी जो नदियां हैं, उनका जल जो है वह प्रदूषण से पट जा रहा है, और वह इसका संरक्षण परम आवश्यक है। अगर संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब आप देखिए, जल संरक्षण हेतु सुझाव। यानी जल के संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? आप ये भी जानते हो, जल ही जीवन है। जल के बिना जो जीव हैं वह नहीं रह सकते, और इसलिए जल नितांत आवश्यक है। इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। जल का संरक्षण परम आवश्यक है, इसीलिए जल का संरक्षण बहुत परम आवश्यक है। अब जल संरक्षण का है क्या चीज, उसे देखिए। जल का सीमित उपयोग करके जल संसाधनों का विकास करना ही जल संरक्षण कहलाता है। फिर से एक बार जान लीजिए, जल का सीमित उपयोग करके जल संसाधनों का विकास करना जल संसाधन कहलाता है। जल के संरक्षण के लिए कई सुझाव हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1, नदियों पर बांध बनाकर जल राशि को झीलों में एकत्र किया जाए तथा
उससे काम लिया जाए। नंबर 2, वर्षा काल में व्यर्थ बहकर जल चला जाता है, उस जल को एकत्रित करके उसका उपयोग किया जाए। नंबर 3, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाया जाए। नंबर 4, सदावाहिनी। अब देखिए, यहाँ भारतवर्ष में 2 तरह की नदियां हैं, एक सदावाहिनी है और एक सदावाहिनी नहीं है। जो भी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं वह सदा वाहिनी होती है। वहीं आप दक्षिणी प्रदेश में चले जाएंगे, वह नदियां सदावाहिनी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु आते हैं तो वह सूख जाता है। जैसे कहा भी गया है, तालाब सबसे अधिक दक्षिणी प्रदेश में है। तो कहीं ऊंचाई है, कहीं गहराई है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु आते आते हुए सूख जाती हैं। वहीं हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां सदावाहिनी होती हैं, क्योंकि 4500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर हिम रेखा पड़ता है। अब हिम माने बर्फ, जब वह बर्फ पिघलता है, इन नदियों में पानी भर करके बहता रहता है, इसलिए यह सदावाहिनी होती हैं। अब आपको बता रहे थे सदावाहिनी नदियों से नहरें निकाल करके सिंचाई के प्रयोग में किया जाए। फिर जो है 5वां, गांव में तालाबों का विकास कराया जाए। आज बहुत आप देखेंगे गांव में किसी किसी गांव में एक भी तालाब नहीं है, जो तालाब है वो भी पाट दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक भूमि का वाटर लेवल नहीं रहेगा तो हमें पानी कहां से मिलेगा, जिससे जल संग्रह करके भूमिगत जल स्तर को सुधारा जाए। 6वां देखिए, दैनिक तथा औद्योगिक उपयोग में जल विनाश को रोका जाए। 7वां है, देश में जल संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग तथा विकास के लिए राष्ट्रीय जल नीति बनाई जाए।